दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के 120 प्रश्नों के अतिरिक्त 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से भी पूछे जाते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित खंड से प्रश्न होते हैं। और आपकी सफलता में जीएस के इन प्रश्नों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। हम आगे एलटी ग्रेड परीक्षा के जीएस खंड के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी में मदद मिलेगी। आज की वीडियो में हम एलटी ग्रेड परीक्षा जो 2018 में हुई थी उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को विश्लेषण करेंगे और हल करेंगे, ताकि आप इसका ट्रेंड जान सके कि प्रश्न कहाँ से और किस प्रकार के पूछे गए हैं, और इसी के आधार पर आप अपने आगे की तैयारी और रणनीति बना सकें। तो आइए दोस्तों 2018 की एलटी ग्रेड परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को एक बार फिर से देखते हैं। इसमें हम 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है दोस्तों, ये इतिहास से पूछा गया है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। मलेच्छ या म्लेच्छ। तो दोस्तों श्वेताश्वर उपनिषद, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में से सही उत्तर आपका शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है और इस ग्रंथ में म्लेच्छ उन्हें कहा गया है जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे या जो संस्कृत परंपरा से भिन्न भाषा बोलते थे। दूसरा प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोड के आधार पर आपको उत्तर देना है। ये भी इतिहास से ही पूछा गया है। इसमें सूची 1 में राजा और सूची 2 में उनकी पत्नियों का मिलान करना है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम दोस्तों कुमार देवी था, ए का तीसरा हो जाएगा। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दोस्तों देखिए ये दत्ता देवी था, बी का पहला हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुबेर नागा थी और कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, तो ये आपका सही है। और दूसरा कथन है कि इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अर्थशास्त्र आप जानते हैं कि ये आचार्य चाणक्य या कौटिल्य की रचना है और इसमें राजतंत्र और शासन कला से संबंधित विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कई विचारक हैं दोस्तों, स्टेन, जाली, विंटरनीज, कीथ, आरजी भंडारकर, ये लोग अर्थशास्त्र को चाणक्य की रचना इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न भी दोस्तों इतिहास से है। देखिए ये मध्यकालीन इतिहास से है कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया था। तो सही उत्तर इब्न बतूता हो जाएगा। दोस्तों मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 में उत्तर पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के दरबार में पहुंचा था और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इसकी इब्न बतूता की जो पुस्तक है दोस्तों रहला है। रहला में वो क्या है, अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है और दिल्ली के विषय में उल्लेख करते हुए वो दिल्ली को भव्य शहर बताता है और कहता है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के सभी मुस्लिम राज्यों में सबसे उत्कृष्ट शहर है। पांचवा प्रश्न दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड रिपन है सही उत्तर। दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है और रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है। तो सही उत्तर 14 दिन। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि जो भी सदन महाभियोग का संकल्प लाएगा या जिस भी सदन में लाया जाना हो
उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा एक संकल्प हस्ताक्षरित होना चाहिए और संकल्प प्रस्तावित करने के कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में जो राज्य का किसी राज्य का राज्यपाल होता है उसके राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, देखिए, राज्य के मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों वो है दोस्तों किसी भी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपलब्धता में उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो ये है भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक पंचायती राज के 3 सोपानों का वर्णन है। और आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 में जो है ये संविधान में जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला या ऑयल रिफाइनरी नहीं है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। गुजरात में कोवली, बाडीनार और जामनगर, केरल में कोच्चि तेल शोधनशाला और पश्चिम बंगाल में हल्दिया तेल शोधनशाला प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर, ऑरेंज रिवर और गिलबर्ट रिवर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनसंख्या का जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? ऑप्शन है आपके केरल, सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर। तो सही उत्तर है नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड में अगर जो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर आपको आश्चर्य होगा कि -0.6 रहा है और नागालैंड में जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या का ह्रास दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जनसंख्या और नगरीकरण से ही है। इसमें पूछा गया है कि माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन है आपकी युद्ध, आपदा, जन्म नियंत्रण और सामाजिक बुराइयां। तो सही उत्तर है बर्थ कंट्रोल यानी जन्म नियंत्रण माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण में सबसे अधिक प्रभावी है। और दोस्तों, माल्थस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 में प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या की वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तनों और सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख माना है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए विवाह स्थगित करने को प्रमुख निवारक माना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान या पर्यावरण पारिस्थितिकी से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिकी तंत्र और टुंड्रा। तो सही उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र जीवोम नहीं है। जीवोम क्या है? तो जीवोम एक बृहद प्राकृतिक पारितंत्र होता है जिसमें पौधों और जानवरों के समुदाय शामिल होते हैं और यहाँ पर सभी जीव जंतुओं में न्यूनतम समान विशेषताएं होती हैं। और दोस्तों, इसी के आधार पर जीवोमों के सभी क्षेत्रों में समान पर्यावरणीय परिस्थितियां पाई जाती हैं। घास भूमि, मरुस्थल, टुंड्रा, ये सभी जीवोम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपके यूपी स्पेशल से है क्योंकि ये परीक्षा यूपी का ही है। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट और किशुनपुर वन्यजीव विहार को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1987 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थक चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला कितना है? तो सही उत्तर है 2.2। दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार 2015-16 में भारत की सकल प्रजनन दर 2.2 थी
और राज्यों में सर्वाधिक बिहार की सकल प्रजनन दर थी 3.4 और सबसे कम सिक्किम की 1.2। उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर दोस्तों 2.7 थी। अगला प्रश्न भी जनसंख्या नगरीकरण से है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महान विभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये था वर्ष 1921, याद रखिएगा, ये याद रहना चाहिए आपको। 1921 को भारत को जनसंख्या की दृष्टि से महान विभाजन का वर्ष माना जाता है, क्योंकि 1911 से 21 के दशक में भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक यानी -0.31% हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, SRI विधि किससे संबंधित है? गेहूं से, कपास से, सरसों या धान से? तो सही उत्तर है धान से। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन दोस्तों, ये विधि मेडागास्कर के पादरी हेनरी डी लेवलिना, ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने दोस्तों धान की कृषि से संबंधित इस विधि की खोज की थी, जिसको SRI विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? मूंगफली फली छेदक, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि मूंगफली में जो रोग लगता है ये सफ़ेद गिडार रोग लगता है। सफ़ेद गिडार मूंगफली में लगता है, फली छेदक नहीं। चना में फली छेदक, धान में बंका और मक्का में तना छेदक, ये रोग लगते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर सिलेबस में कृषि विज्ञान से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो कृषि विज्ञान सिलेबस में दिया गया है, तो यहाँ से ये प्रश्न बना है। इसके अलावा अगला प्रश्न भी एग्रीकल्चर से ही है कि मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता कितनी है? ऑप्शन है आपके 100%, 200%, 250% या 300%। तो सही उत्तर है दोस्तों मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता ये आपका 300% है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और फसल चक्र की सघनता क्या होती है कि एक निश्चित समय में फसल चक्र में उगाई गई फसलों की संख्या को फसल चक्र सघनता कहते हैं। और फसल चक्र सघनता हमेशा प्रतिशत में आंकी जाती है। केवल एक फसल उगाने से फसल चक्र की सघनता 100%, 2 फसल उगाने से 200% और 3 फसल जैसे आलू, मक्का, मूंग है तो ये फसल चक्र की सघनता 300% हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए मूंगफली कौशल, ये मूंगफली की प्रजाति कौशल है, सही है। सरसों का वरदान सही सुमेलित है। अलसी का चमत्कार, दोस्तों अलसी जो है चमत्कार जो है अलसी की प्रजाति नहीं बल्कि मटर की प्रजाति है। चना की उदय, तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अलसी चमत्कार जो है अलसी या तीसी की प्रजाति नहीं बल्कि मटर की प्रजाति है। अलसी की कुछ प्रजातियों में दोस्तों सुरभि, जीवन, जानकी और नगरकोट तथा हिमालिनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक के द्वारा या एंटीबायोटिक के द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके 6 रोग, टिटनेस, खसरा और हैजा। तो सही उत्तर है खसरा। खसरा दोस्तों ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के द्वारा इसका इलाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक एक प्रकार का पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है या उनकी वृद्धि को रोकता है। और जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे 6 रोग, टिटनेस, हैजा, इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विषाणु से जो होने वाले रोग हैं जैसे खसरा, पोलियो, चेचक, इनके उपचार के लिए प्रतिजैविकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज सही सुमेलित हैं। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। रेडियो, कार्ल बेंज, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। रेडियो का आविष्कार किसने? मार्कोनी ने किया था। और दोस्तों बैरोमीटर, ई टॉरिसेली सही है और डायनेमो माइकल फैराडे। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। रेडियो का आविष्कार कार्ल बेंज ने नहीं बल्कि मार्कोनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह सदैव, देखिए ऑप्शन है अपनी चाल से भ्रमण करते रहते हैं, स्थित रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं या फिर अपना पथ और चाल बदलते रहते हैं। तो दोस्तों जो संचार उपग्रह होते हैं
ये भू स्थिर रहते हैं। और ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, तो वो भू के यानी पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर लगता है और भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। और दोस्तों सभी संचार उपग्रह भू स्थिर कक्षा लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? देखिए, तांबा, जर्मेनियम, चांदी या फिर लोहा। तो सही उत्तर है जर्मेनियम। चांदी, तांबा और लोहा ये मेटल यानी धातु हैं। जर्मेनियम एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है और अर्धचालकों की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक या सुचालकों की अपेक्षा कम होती है और इनकी प्रतिरोधकता जो है दोस्तों ताप बढ़ाने पर घटती है यानी चालकता बढ़ती है। तो जर्मेनियम ये अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में आते हैं। अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है और चालकता बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए, 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टबाहु का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर आपको फार्मूला दिया गया है। समषष्टभुज का क्षेत्रफल दोस्तों 6 इंटू कड़ी में 3/4 इंटू भुजा वर्ग। जब आप इस फार्मूले पर हल करेंगे 6 गुणे कड़ी में 3/4 इंटू 2 इंटू कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो ये देखिए आपका उत्तर हो जाएगा 18 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए सामान्य अलजेब्रा से रिलेटेड है। ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, सामान्य अंक गणित का तो नहीं ही है। देखिए, यदि 2x + 2/x = 3 हो तो x³ + 1/x³ + 2 का मान कितना होगा? तो इसको जब आप हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो जब आप घन करेंगे x³ + 1/x³ + 3x इंटू 1/x, तो ये 27/8 हो जाएगा। और प्रश्न के अनुसार जब इसको आप हल करते जाएंगे तो इसका उत्तर 7/8 हो जाएगा यानी 7/8। अगला प्रश्न है, यदि द्विघाती समीकरण 2x² + px + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? तो ये जो प्रश्न है हमने 9th क्लास में सॉल्व किया था दोस्तों। हम लोगों ने द्विघात समीकरण के दोनों मूल अगर जो अल्फा बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा, तो जब आप अल्फा = 2 और 2x² + px/4 px + 4 = 0, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 4/2 बराबर 2 हो जाएगा। तो ax² + bx + c बराबर 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं। तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा = c/a, तो यहाँ पर बीटा जो है 1 हो जाएगा। तो एक मूल इसका 2 है तो दूसरा मूल 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से जो हमने चर्चा किया कि एलटी ग्रेड के परीक्षा में जो इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, कृषि, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और एक महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाक्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 प्रश्न करंट से भी पूछे जाएंगे। मई 2018 में ये पेपर हुआ था या जो है जून जुलाई में हुआ था। तो इसमें मई 2018 का करंट पूछा था कि किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था। तो इसमें उस समय दोस्तों ये राजस्थान राज्य में हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज सूरतगढ़ राजस्थान में। तो इसके लिए इन प्रश्नों को तैयार करने के लिए जो भी युद्धाभ्यास और सैन्य अभ्यास हुए होंगे करंट में, उसको आपको तैयार करना जरूरी है। एक तो वो किन देशों के बीच हुआ था और कि कौन सा संस्करण था, इसके अलावा कहाँ आयोजित किया गया था, ये सब तैयार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर्स में खेलों से था कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो दोस्तों साइना नेहवाल ने जीता था। लेकिन वर्तमान में देखिए 2 महत्वपूर्ण गेम हुए हैं, ओलंपिक और पैरालंपिक। तो इन दोनों से भी प्रश्न बनेंगे, उसको तैयार करना जरूरी है। इसके अलावा 2020 वर्ल्ड कप हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न आप करंट के लिए देखेंगे। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान पूछा था, क्या कौन सा था? तो दोस्तों अब ये 2021 का जो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जो जारी किया गया है
इसमें भारत का स्थान 180 देशों में 142वां था। 2018 में भी इसका स्थान 142वां था। तो जो 2021 का इंडेक्स है इसमें भारत 142वें स्थान पर है। और दोस्तों देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2021 में 142वें स्थान पर है, 2020 में भी 142वें स्थान पर था, 2018 में 138वें स्थान पर था। दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है और 2021 में नॉर्वे पहले पर, फिनलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत 142वें स्थान पर है। तो दोस्तों ये था एलटी ग्रेड परीक्षा जो 2018 में आयोजित हुई थी। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का हमने पुराना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया और इसी के आधार पर आप आगे अपनी रणनीति बना सकते हैं कि एलटी ग्रेड परीक्षा में कहां से और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और किन पार्ट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आगे एलटी ग्रेड परीक्षा की डेट आ जाएगी और वैकेंसी आएगी, डेट आ जाएगी, तो उसी आधार पर हम इसके प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे। चैनल से जुड़े रहें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।